नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दान एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों 25-30 साल की उम्र में कुछ लोगों के बाल उड़ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि बाल लगवाएं या नहीं लगवाएं, क्योंकि इनका खर्चा भी ज्यादा होता है। इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनय नांदल जी। इनका हॉस्पिटल भी है रोहतक में, नांदल हॉस्पिटल के नाम से। इनसे बात करें हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। डॉक्टर विनय नांदल जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार नांदल है। मैंने MBBS PGMS रोहतक से करा था और डर्मेटोलॉजी में MD मैंने करा था सूरत से 2015 में। फिर उसके बाद मैंने 1 साल फेलोशिप करी थी हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, जिसमें हमने हजारों केस करे और स्टडी करा कि भाई क्या क्या स्टेप्स हैं जहाँ पे गलती होती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट अफेक्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद से मैं दिल्ली में ट्रेनिंग देता हूँ डॉक्टर्स को, इंडिया के डॉक्टर्स को जो अलग अलग शहरों से आते हैं, उनको हेयर ट्रांसप्लांटेशन सिखाते हैं। और रोहतक में हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन अपने सेंटर पे तो करते हैं। सर, ये कितने टाइप से होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए, बेसिकली 2 मेन तरह से होते हैं। एक होता है FUT और दूसरा होता है FUE। जो कि FUT है, जो कि पहले डिस्कवर हुई थी, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिप सर्जरी। 10-15 साल पहले वो डिस्कवर हुई थी। वो मेनली प्लास्टिक सर्जन करते थे, क्योंकि उसमें आपके सर के पीछे वाले एरिया से एक चौड़ी सी पट्टी हम काट लेते थे, जिसे हम कहते थे स्ट्रिप। और उस स्ट्रिप में जितने बाल होते थे, वो बाल एक एक करके अलग करके हम आगे वाले एरिया में लगाते थे, जिस एरिया में आपके बाल उड़े हुए हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि भाई जहां से हमने वो स्ट्रिप काटी है, पट्टी जो चमड़ी की काटी है, वहां पे एक घाव बन जाता है इतना बड़ा। अब उस घाव को बंद करने के लिए हम ऊपर की और नीचे की चमड़ी को खींच के हम बंद करते थे और वहां पे टांके ले लेते थे। उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम ये आने लगी टाइम के साथ कि उनके यहाँ पे चमड़ी में स्ट्रेच रहते, खींची रहती थी चमड़ी। तो पेशेंट जब भी गर्दन मोड़ता उसको यहाँ पे दर्द होता था, परेशानी रहती। हाँ जी। तो जो भी सर्जरी कराता था उसमें 40 से 50% पेशेंट ऐसे थे जो कि पूरी जिंदगी फिर दर्द की कंप्लेंट करते थे। इसलिए धीरे धीरे उसका प्रचलन कम हो गया और फिर हमारी नई टेक्निक इजाद हुई, जिसका नाम है FUE। FUE में हम पूरे एरिया से, आपके पीछे वाले दाढ़ी से, छाती से आपके फैला के बाल लेते हैं, एक एक बाल हम उठाते हैं, ताकि सर्जरी के बाद एक तो हमें पता ही नहीं चलता कि भाई यहाँ से किसी ने बाल लिए हैं। दूसरा, सर्जरी के बाद ना कोई पेन ना इन्फेक्शन, किसी चीज का रिस्क आपको नहीं रहता। तो पेशेंट काफी कंफर्टेबल है। इसलिए आजकल के टाइम में काफी कॉमन सर्जरी हो गई है, जो कि पहले काफी कम लोग कराते थे, बट रिस्क अब नहीं है कोई सर्जरी के बाद। इसलिए काफी लोग आजकल इस सर्जरी के लिए जाने लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये दाढ़ी के और चेस्ट के बाल लगा सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। आपके इस वाले एरिया में काफी सारे बाल होते हैं, तो हमें अच्छी डेंसिटी देने के लिए दाढ़ी के और छाती के बालों की जरूरत पड़ती है। इसमें मेन मुद्दा बस ये होता है कि दाढ़ी के और छाती के बालों को कभी भी आगे वाले हिस्से में नहीं लगाया जाता। हमारे दाढ़ी के और छाती के बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, और दाढ़ी के बाल सर के बालों के कंपैरिजन में ज्यादा मोटे होते हैं। इसलिए हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि उन बालों को सर के आगे वाले एरिया में ना लगाएं और आपके पीछे वाले एरिया में उनको हम लगाते हैं। तो सर के आगे वाले एरिया में हम सर से ही बाल उठा के लगाते हैं, और दाढ़ी और छाती के बालों को इस एरिया में इस तरह से मिक्स करते हैं कि पता भी ना चले कि भाई वहां के बाल लगे और एक अच्छी घनापन हमें मिल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम दाढ़ी की बात करें तो कई बार होता है कि लोगों की दाढ़ी थोड़ी सी मतलब सीधी आई होती है, सीधी आई होती, तो यहाँ भी हो सकता है ये? हाँ जी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जो FUE टेक्निक है वो इतनी अच्छी है कि हम किसी भी एरिया के बाल कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो अगर किसी की दाढ़ी नहीं आती तो हम सर से बाल लेके उसके दाढ़ी में लगा सकते हैं। अगर किसी की आईब्रोज पतली हैं, बहुत पतले पतले बाल हैं, तो उनकी आईब्रोज भी क्रिएट हो सकती हैं। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको चेहरे पे यहाँ पे या यहाँ पे कट आ गया, तो वहां पे बाल उनके नहीं होते, तो काफी भद्दा दिखता है। तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी में भी हम उनका जो घाव का वो स्कार बन गया उसके ऊपर बाल लगा देते हैं, तो उनकी वो चोट के निशान छिप जाते हैं। तो ये काफी बेनिफिशियल रहती है कि भाई दाढ़ी में भी अगर आपकी घनी दाढ़ी नहीं है तो आप यहाँ पे बाल लगवा सकते हो, आपके नॉर्मली ग्रो करेंगे और एक अच्छी डेंसिटी वाली दाढ़ी आपको मिल जाती है।
डॉक्टर साहब, आप हमें पूरा प्रोसीजर बताएंगे हमारे दर्शकों को कि शुरू से आखिर तक हम आप हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करते हो, क्या प्रोसीजर है? हाँ जी, देखो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसीजर है इसमें सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेप पे हमारे रिजल्ट अफेक्ट हो सकते हैं, बट उससे ज़रूरी है पेशेंट कंसल्टेशन। सबसे ज़रूरी है कि भाई आप जब डॉक्टर से मिल रहे हो या पेशेंट जब मुझसे मिलता है, तो सबसे ज़रूरी है कि हमें उसको ये बताना कि भाई आपके रिजल्ट किस तरह से रहेंगे। एक एरिया मार्क करके दिखाना कि भाई ये एरिया आपका है और ये हम अच्छे घनेपन से भरेंगे। तो पेशेंट को भी कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि जी फ़ोन पे बता दो कि कितना खर्चा आएगा। पेशेंट को पता होना चाहिए कि जी मैं आपके पास आया हूँ और मेरे इतने एरिया के बाल भर जाएंगे और इतना खर्चा आएगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे करते हैं कि फ़ोन पे बता दो। अब फ़ोन पे तो कोई कितना भी एरिया भरने के लिए बोल सकता है, तो सबसे ज़रूरी है ये। दूसरी, पेशेंट कंसल्टेशन में पेशेंट को ये पता चल जाता है कि भाई रिजल्ट किस तरह से आएंगे, कि 1 महीने में आएंगे, 2 महीने में आएंगे, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट आते हैं 9 से 12 महीने में। तो पेशेंट को हम दिखा सकते हैं फोटोज के द्वारा कि भाई आपका लुक इस तरह से इवॉल्व होगा। तो पहला तो हो गया पेशेंट कंसल्टेशन। फिर पेशेंट अपनी सर्जरी डिसाइड करता है। फिर सर्जरी वाले दिन एक तो जो भी एरिया है हमारा जिसमें सर्जरी करनी है, उस एरिया को हम ट्रिम करते हैं 0 साइज के ट्रिमर से, तो बिल्कुल छोटे छोटे बाल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम उस पूरे एरिया को क्लीन करके एनेस्थीसिया देते हैं। तो एनेस्थीसिया पार्ट बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे सेंटर पे पेशेंट को काफ़ी इतना दर्द किया जाता है कि भाई वो कान पकड़ लेते हैं या किसी को बोलते नहीं भाई सर्जरी मत कराना, उनका एक्सपीरियंस इतना बुरा होता है। तो एनेस्थीसिया भी बहुत ज़रूरी है। तो एनेस्थीसिया के लिए जो हाथ है वो इतना हल्का होना चाहिए। हमारे मोस्टली पेशेंट खुश रहते हैं कि भाई उनको वो नहीं होता, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो खुशी खुशी आते हैं और करा के चले जाते हैं। तो ये हो गया एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया आपको जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन सुबह सुबह देते हैं, और फिर उस दिन पूरा दिन उस एनेस्थीसिया का असर रहता है, तो आपको पूरे दिन इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला पार्ट होता है हमारा हेयर लाइन डिजाइनिंग, जिसे हम बोलते हैं स्लिट मेकिंग। स्लिट मेकिंग में हमारे सर में छेद बनाए जाते हैं और उन छेदों में हम फिर अगले स्टेप में उसमें बाल लगाएंगे। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्टेप है। ये टेक्निकल स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस स्टेप में डिसाइड होगा कि आपके किस एरिया में कितना घनापन देना है, आपके बाल किस एंगल पे लगेंगे और आपके बाल सर में किस डायरेक्शन पे लगेंगे। ये सब इस स्टेप में डिसाइड होगा। तो इसका ज़रूरी ये है कि जो हेयर एंगल है वो बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाल लगवा रखे होते हैं, वो दूर से देख के पता चल जाता है कि भाई इस बंदे ने बाल लगवा रखे होते हैं। वो दिक्कत ये है कि भाई जिसने भी बाल लगाए हैं वो हेयर एंगल का ध्यान नहीं रखा गया। हेयर एंगल हमेशा 10 से 15 डिग्री एंगल पे होता है, ताकि आपका एक नेचुरल लुक हो, कि भाई कोई बता ही ना पाए कि बाल लगवा रखे हैं। क्योंकि कॉस्मेटिक एक प्रोसीजर है, आपके लुक, आप अच्छे लुक के लिए करा रहे हो, अगर देख के ही पता चल रहा है कि बाल लगवा रखे हैं, फिर वो मजे वाली बात नहीं होती। जैसे अब ऐसे बाल है तो ऐसे बिल्कुल, हाँ जी, तो ऐसे ही रहे कि भाई देख के पता नहीं चला कि भाई बाल लगवा रखे हैं। तो इसलिए स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये स्टेप तो डॉक्टर को ही करना चाहिए। अगला स्टेप हमारा आता है एक्सट्रैक्शन, कि भाई अब हमने छेद बनाने हैं, बना लिए हैं, अब हमें बाल निकालने हैं। तो हम एक्सट्रैक्शन में पीछे से बालों को जड़ों के साथ निकालते हैं। बाल अगर जड़ों के साथ निकलेंगे तभी वो ग्रो करेंगे, अगर वो जड़ों के साथ नहीं निकलेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन पार्ट। अब आखिरी स्टेप होते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो बाल हमने निकाल लिए और जो छेद हमने बना दिए, उन बालों को उन छेदों में खोल खोल के बस हमने डालना होता है। तो ये होता है आखिरी स्टेप हमारा। फिर हमारी सर्जरी खत्म हो जाती है। जब सारे छेद हम भर देते हैं तो सर्जरी हमारी खत्म हो जाती है, और हम उन पेशेंट के सर पे पट्टी करके उसे घर के लिए भेज देते हैं। पट्टी 2 दिन के लिए रहती है, 2 दिन बाद हम बुलाते हैं, पट्टी खोल के फिर उनको फ्री कर देते हैं। और मेन मुद्दा ये है कि भाई हमारे सेंटर पे पेशेंट को कम से कम रिस्ट्रिक्शन बताई जाती है। 2 दिन के बाद पेशेंट अगर रनिंग करना चाहे तो रनिंग स्टार्ट कर सकता है, धूल मिट्टी पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2 हफ्ते के बाद वो चाहे जिमिंग करना चाहे, जो भी एक्टिविटी करना चाहे वो कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो ये स्टेप्स रहते हैं हमारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के। जो रिजल्ट्स हैं, पूरे रिजल्ट आने में 9 से 12 महीने का टाइम लगता है। अच्छा, मतलब परहेज बिल्कुल कम है? परहेज बिल्कुल कम। बस आप 2 हफ्ते तक ये ध्यान रखो कि बाल रगड़ खा के ना निकले। बस उसमें क्या होता है, सोते हुए सीधा सोना है, कहीं पे सर नहीं भिड़ना चाहिए, गाड़ी में बैठते हुए कहीं पे सर नहीं भिड़ना चाहिए। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 हफ्ते में जो बाल हमने लगाए हैं वो जड़ पकड़ जाएंगे। जब वो जड़ पकड़ गए ना, इसका मतलब अगर वो अब निकले भी गए, गलती से खींच के अगर निकल भी गए, तो जड़ें अंदर रह जाएंगी, बाल निकल जाएगा और फिर उन जड़ों से नए बाल निकल जाते हैं। तो इसलिए परहेज
तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। डॉक्टर साहब मैंने भी देखा है, कई बंदों ने, मेरे जानकार ने भी बाल लगवाए हैं पहले, तो वो तो कहते हैं 1 महीने तक तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई भी दिक्कत, हमारे पेशेंट को तो मान लो 2 दिन की भी अगर सर्जरी चलती है तो एक दिन हमने करके भेजा, जैसे शाम को 7-8 बजे भेज दिया, अगले दिन फिर सुबह बुलाते हैं उनको, तो उस दिन भी रात को कोई दर्द नहीं होता। तो सर्जरी के बाद तो दर्द का कोई मुद्दा ही नहीं। हमारे सर्जरी के दौरान ही जो पेन होता है, और इसलिए हम ऐसा एनेस्थीसिया यूज करते हैं कि भाई उसका 10 घंटे तक असर रहे, क्योंकि हम एक दिन में 10 से 12 घंटे ही काम करते हैं। तो सर्जरी के बाद उस एरिया में कोई छेड़खानी होएगी नहीं, तो कोई दर्द का ऐसा कोई इशू ही नहीं होता। तो आपका कहने का मतलब है कि हेयर ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, पेन की कोई कंप्लेंट नहीं होती। अगर ढंग के तरीके से किया जाए, ढंग के सेंटर से किया जाए, तो कोई भी इशू नहीं होता। परहेज वगैरह क्या रहते हैं सर इसके? परहेज बस ये होते हैं कि रगड़ खा के ना निकले आपके 2 हफ्ते तक, उसके अलावा जो करना है आप वो कर सकते हो। तो इसलिए 2 हफ्ते तक आप कैप ना पहनो तो बेटर रहता है, क्योंकि अगर आप टोपी पहनोगे तो टोपी में वो बाल अटक के निकल सकते हैं 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते के बाद आप पहनना चाहो पहन सकते हो। हेयर कलर है, हेयर कलर आपने 3 हफ्ते तक यूज नहीं करना, 3 हफ्ते के बाद आप उन बालों को हेयर कलर भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और इसी तरह जिमिंग भी आप 2 हफ्ते के बाद स्टार्ट कर सकते हो, रनिंग 2 दिन के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कितने हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं? हेयर ट्रांसप्लांटेशन हमारे हो चुके हैं रोहतक वाले सेंटर पे 2000 के करीब, और दिल्ली में हमने 10,000 के करीब। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इनमें कितना, क्या कॉस्ट, क्या खर्चा आता है, कितने रुपए लगते हैं? देखो, खर्चा डिपेंड करता है आपके एरिया पे, आप कितने एरिया आपका कवर करना है। ठीक है, आपके 3000 ग्राफ्ट है, 5000 हैं, 10,000 हैं। आजकल तो हम इतनी अच्छी डेंसिटी देने के लिए हम 10-10 हज़ार की सर्जरी भी करने लगे हैं। उसमें हम आपकी छाती से सारे बाल ले लेते हैं, दाढ़ी से सारे बाल ले लेते हैं। तो मुद्दा ये है कि भाई आपका अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा एरिया ही खाली है, तो उसमें हमारे बहुत सारे बाल होते हैं। जब हम 17-18 साल की उम्र में होते हैं तो उस एरिया को अच्छे घनेपन से भरने के लिए हमें बहुत सारे बाल चाहिए होते हैं। अब इस पूरे एरिया में लगाने को कोई सर्जन 5,000 भी लगा सकता है, अब कोई 10,000 भी लगा सकता है। अब जो 10,000 लगाएगा तो उसके रिजल्ट ऑब्वियसली बेटर होंगे। अब कोई 10,000 लगाएगा तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि 10,000 लगाने के लिए हमारी सर्जरी 3 से 4 दिन चलती है, और 5,000 हमारे 2 दिन में हो जाते हैं। तो इसमें यही होता है कि आपके जितने ज्यादा ग्राफ्ट लगेंगे उतनी डिफिकल्ट सर्जरी होती जाती है, उतने अच्छे हमारे रिजल्ट आएंगे, उसी के हिसाब से हमारा खर्चा बढ़ेगा। इसमें पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि भाई उसको ढंग के सेंटर से कराना चाहिए। कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा अगर वो देखेंगे ना वर्थ, तो वर्थ बहुत ज़्यादा है। लोग मोबाइल खरीदते हैं 60,000 का, उन्होंने मान लो S सीरीज का सैमसंग लिया, आईफोन लिया उन्होंने 90,000 का, वो कितने 3 साल टिकेगा, फिर उनका ख़त्म। इतने पैसे में उनका एक बहुत ही अच्छा ट्रांसप्लांट हो सकता है, और वो उनके बाल जिंदगी भर के लिए उनके पास रहेंगे। तो पेशेंट को वो सोचना चाहिए भाई ये तो मेरे लुक पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। मोबाइल तो बाद में दिखेगा, जब मैं जेब से निकालूंगा मेरा सर तो पहले ही दिख जाएगा कि भाई खाली है कि नहीं। तो ये मुद्दा रहता है। तो डॉक्टर साहब जैसे पर 1000 पे कितने, क्या कॉस्ट आपकी, थोड़ा सा आइडिया? देखो, हमारे मेनली 2 मेथड से हम सर्जरी करते हैं। एक होती है बेसिक FUE टेक्निक, दूसरी है बायो स्टिमुलेटेड FUE टेक्निक। जो बेसिक FUE टेक्निक है उसमें हमारे जो प्राइसिंग रहती है वो रहती है 16 रुपये प्रति ग्राफ्ट। जो हमारी बायो स्टिमुलेटेड FUE है वो रहती है 20 रुपये प्रति ग्राफ्ट। तो जितने भी ग्राफ्ट होंगे उसके हिसाब से हमारा कॉस्ट डिसाइड हो जाता है। एक ग्राफ्ट में कितने बाल आते हैं? एक ग्राफ्ट में 1 बाल भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये आपके बालों की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। आपके यहाँ के जितने मोटे बाल, इसका मतलब एक ग्राफ्ट में आपके उतने ज्यादा बाल होने का चांस है। तो किसी को भी मान लो मैंने 3,000 बाल लगाने हैं, ठीक है, तो अगर 3,000 बाल लगाए, अगर उसके यहाँ के अच्छे बाल हैं तो 3,000 ग्राफ्ट से हमें उसमें 8-9 हज़ार बाल मिल जाएंगे। किसी के बाल, कुछ लोग होते हैं जिनके बाल बहुत ही पतले हो चुके होते हैं यहाँ वाले, तो उनके एक ग्राफ्ट में एक ही बाल मिलेगा, तो उनके 3,000 से हमें 3,000 बाल ही मिलेंगे। तो ये उनके बालों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि भाई हमारे रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब और कुछ आप हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे इसके बारे में चलते चलते? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है। आज के टाइम में हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक इस लेवल पे पहुंच गया है कि भाई आपके रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे ये हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है। हमारा रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, ये हम गारंटी देते हैं। इस टाइम सर्जरी इस लेवल पे पहुंच गई है कि हमें ये होता है कि हम किस तरह से आपकी
जो सर्जरी का एक्सपीरियंस है उसको बहुत बेहतर कर सके, आपके रिजल्ट्स कितने नेचुरल लेके आ सके, आपको एक बहुत ही अच्छी डेंसिटी दे सके, ताकि आप छोटे छोटे बाल अगर स्पाइक्स भी रखना चाहो तो भी आपको रखने में कोई दिक्कत ना हो कि आपकी डेंसिटी इस लेवल की हो। अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो, लंबे लंबे बाल रख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, उस ट्रांसप्लांट का कोई फायदा नहीं। ट्रांसप्लांट ऐसा हो कि भाई किसी को पता भी ना चले और अच्छे आप जैसे हेयर अपना स्टाइल रखना चाहो वैसे आप रख सको। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी सेफ है। अगर आप अच्छे सेंटर से कराओगे कोई भी रिस्क नहीं है हेल्थ को, जैसे आप आओगे वैसे के वैसे जाओगे। पूरी सर्जरी के दौरान आप होश में रहते हो, आपको पता रहता है कि भाई क्या मेरे साथ चलने लग रहा है। आप बीच में घर वालों से मिल सकते हो बीच में जब भी हम ब्रेक लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी सर्जरी है, पेशेंट को बिना किसी डर के ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। मेन उनको बस ये है कि भाई उनको पता होना चाहिए कि सर्जरी किससे करा रहे हैं, सर्जरी के क्या क्या स्टेप हैं और वो स्टेप सर्जरी के दौरान कौन कौन करने वाला है। बहुत सारी जगह पे थोड़ी माल प्रैक्टिस होती है, तो पेशेंट को थोड़ा अवेयरनेस होगी तो ही उन्हें पता चलेगा कि भाई हमें किस तरह से हम एक अच्छा सेंटर चूज कर सकते हैं और किस सर्जन से हमें कराना चाहिए। बस ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो दोस्तों अभी आपने देखा डॉक्टर विनय नांदल जी ने हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया। इनका हॉस्पिटल रोहतक में है, नांदल हॉस्पिटल। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं द नेक्स्ट पेज पे। जय हिंद। नमस्कार।